मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे चावल की, जहां पर सरकार ने अब बहुत क्लियरली सभी कंपनीज को कह दिया कि रिटेल में यहां पर दाम घटाए जाएं, यानी कि महंगाई पर सरकार का एक और प्रहार। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर तेजी कल देखने को मिली। जो रेड सी में बहुत कुछ हो रहा है उसका सीधा एक प्रीमियम हमने यहां पर प्राइसेस में बिल्डअप होता हुआ देखा। ऑफ कोर्स एज ऑफ नाउ सप्लाईज में कोई डिस्ट्रप्शन नहीं है, लेकिन जिस तरह के हालात हैं, एक कॉशियस बाइंग अप्रोच हमने यहां पर कच्चे तेल में आते हुए देखी। साथ ही बात करेंगे जीरा की, जहां पर कल लोअर सर्किट के बाद आज भी मुनाफा वसूली देखने को मिली। यहां पर क्या रह सकते हैं क्यूज, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ हैं चमनलाल सेठिया एक्सपोर्ट्स के सीएमडी विजय सेठिया, एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा, और साथ ही जुड़ेंगे प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के फाउंडर्स दिनेश सोमानी। और जीरे पर बात करेंगे हम राजगौर स्पाइसेस के ओनर धनंजय राजगौर से। लेकिन शुरुआत यहां पर कच्चे तेल के साथ कर लेते हैं, जहां पर एक तेजी देखने को मिली है। 70 के ऊपर के भाव फिर से बनते हुए। दिनेश जी, कैसे देखते हैं आप चार्ट्स पे प्राइसेस? क्रूड ऑयल की मैम, किस चीज से? कच्चे तेल पर जी, एक शॉर्ट टर्म पुलबैक रैलीज आई है। फंडामेंटल में ऐसा कोई मेजर ऐसा बदलाव नहीं नजर आता, लेकिन जो टेंशन बिल्डअप हुई है उससे लगता है कि 6050 अराउंड एक बार क्रूड बाइंग बनेगा इंट्राडे। अपसाइड 6220 तक इसमें देखने मिल सकता है। नरेंद्र तनेजा जी, जो कुछ यहाँ पर सुएज कैनाल में हो रहा है, जहां पर विश्व का 15% शिपिंग कंटेनराइज्ड ट्रेड हम होता हुआ देखते हैं, एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स कोई सप्लाई को लेकर चिंताएं बाजार नहीं देख रहा, लेकिन जिस तरह से बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज, टैंकर कंपनीज ने अब काम यहाँ पर रोक दिया है रेड सी और सुएज कैनाल के थ्रू, कैसे देखते हैं आप इसका एक लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट कच्चे तेल के ट्रेड पर? देखिए, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। ये सब कुछ वहाँ डेवलपमेंट हो रहे हैं और अमेरिका अपना नया एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसने फिलीपीन से वहाँ भेजा है, जो सिंगापुर पहुंच चुका है। मेरे ख्याल से 5 दिन में उस इलाके में भी आ जाएगा, तो उससे थोड़ा स्टेबिलिटी आएगी। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कल जो है इजराइल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो वहीं रहेंगे और स्थिरता लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप देखते हैं कीमत इसी वजह से ऊपर नीचे होती है, लेकिन अभी इतना बड़ा कोई जियोपॉलिटिकल ट्रिगर नहीं है कि कीमत जो है वो सस्टेन वे में ऊपर जा सके, क्योंकि अमेरिका की पूरी कोशिश है और चीन भी आज की तारीख में कम से कम नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा कोई हलचल हो, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो थोड़ा ठीक तरीके अच्छे हालात में नहीं है। रूस भी चूंकि यूक्रेन में बिजी है, तो वहाँ एस्केलेट हो मिडिल ईस्ट में कोई, जैसे तेल की कीमतें, उससे वो भी नहीं चाहेगा। हाँ, इतना जरूर है कि सऊदी अरब, रूस ये चाहते हैं कि कीमत $90 पहुंच जाए, लेकिन डिमांड सप्लाई के जो फंडामेंटल्स हैं वो इस तरीके के नहीं है कि वहां जा पाएगी। तो इसीलिए कीमतें जो है वो 80 के इर्द गिर्द घूमेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है वो 70 भी हो जाए, 72 भी हो जाए, 73 भी हो जाए, और ये भी हो सकता है कि 85 भी हो जाए। तो जो एक जिसको बोलना चाहिए कि जो ग्रेविटी पॉइंट रहेगा वो $80 पर बैरल रहेगा। उससे $10 नीचे भी जा सकती हैं, $5 ऊपर भी जा सकती हैं। ये चलता रहेगा, क्योंकि मार्केट रिएक्ट करती है उस सिचुएशन को देख के जो उसके सामने उससे में खबर होती है। अभी खबर जो आई है रेड सी को लेके, वहां पे किस तरीके से जो है थोड़ी हलचल है, खासतौर से कुछ आतंकवादी अभियोक्सी भी बात है। इस बात का भी खतरा है कि शायद कोई अमरीकी बेड़े के जहाज पे हमला ना हो जाए। इसको लेकर मार्केट रिएक्ट कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर आता नहीं है। तो जैसे ये थोड़ा सा मार्केट ये हो जाएगा भाई ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट थोड़ी आश्वस्त हो जाएगी, तो कीमतें वापस जो है अपने नॉर्मल में आ जाएंगी। जैसे मैंने कहा, ओपेक की कोशिश, रूस की कोशिश, जियोपॉलिटिकल ट्रिगर, एंग्जाइटी, सब कुछ को अगर हम टोकरी में डाल के बास्केट में देखते हैं, तो तब भी मुझे समझ में नहीं आता कि कीमत बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी। $80 अगर हम मानते हैं, लेकिन ये तैयार रहते हैं कि 70 भी हो सकता है, 72 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है। तो रेंज थोड़ा वाइड है, लेकिन इसी के आसपास घूमना चाहिए जब तक कि कोई बहुत भारी डिमांड साइड में चेंज नहीं आता, या कोई बड़ा सप्लाई डिस्ट्रप्शन नहीं होता, या कोई जियोपॉलिटिकल ट्रिगर नहीं होता। अभी ऐसा कहीं कुछ होता नजर नहीं आता, कम से कम आज नजर नहीं आता। और अगर हो भी रहा है तो बाजार को ये लगता है कि सप्लाईज पर्याप्त है नॉन ओपेक की तरफ से। यहाँ पर चाहे वो कनाडा है, यूएस है, ब्राजील है, हमने सप्लाईज अच्छी खासी आते हुए देखी हैं, तो शायद उसका एक कांस्टेंट प्रेशर भी है। एक फाइनल सवाल नरेंद्र जी, और ये प्राइसेस को लेकर है। आपने कहा 85 तक भी लेवल जा सकते हैं, क्या 65 तक भी जा सकते हैं? क्योंकि चाहे वो सिटी है, गोल्डमैन सैक्स है, जेपी मॉर्गन है, सभी ने जो अपने 2024 के प्राइस रिविजन्स हैं वो यहाँ पर 8 से 10, $15 तक भी घटाए हैं। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, उसकी वजह यह है कि अगर दुनिया में जो 70 से 75% जो तेल का उत्पादन है वो $60 या उससे नीचे में होता है प्रति बैरल। इसका मतलब ये इसके ऊपर जो भी आता है वो लाभ होता है। सिर्फ जो बहुत ही गहरे समंदर के अंदर जो तेल का उत्पादन होता है, जो कुछ इलाकों में होता है, जैसे आर्कटिक हो गया, ग्रीनलैंड के पास हो गया, अलास्का में हो गया, कुछ ऐसे वहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होती है। तो इसलिए जो इनकी कोशिश ये कि भाई तेल की कीमत को $90 लेके जाए,
लेकिन अमेरिका जो आज सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन कर रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो अमेरिका बन चुका है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनकी अगर आप उठा करके देखते हैं तो ऐसी नहीं है जिसकी वजह से जो कीमत ऊपर जाए। दूसरी बात, ये बात सच है कि अमेरिका की पूरी कोशिश है कि तेल की कीमत को कम से कम लेके जाया जाए, मतलब $65 भी लेके जाया जाए, अगर बाइडेन सामने चुनाव जीतना है तो। अब चुनाव का वर्ष शुरू हो चुका है, इसलिए मुझे लगता है अमेरिका की लगातार कोशिश होगी, खासतौर से जो नॉन ओपेक कंट्रीज हैं उनमें उत्पादन बढ़ा के, वेनेजुएला से उन्होंने सैंक्शन हटा लिए हैं, ईरान के और तेल को बाजार में आने देंगे, हालांकि ईरान ओपेक का मेंबर है, तो ये सब होगा। तो पूरी कोशिश उनकी चल रही है। इसके अलावा भारत की भी यही कोशिश है तेल सस्ता रहे, इंडोनेशिया की भी कोशिश, ये सारे वो देश है, मैक्सिको की भी है जो बहुत बड़ा तेल उत्पादक भी है, निर्यातक भी है। ये सब वो देश हैं जो तेल का उत्पादन भी करते हैं भारत को छोड़कर भारी मात्रा में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चलता रहेगा तो इसका लाभ जो है कुल मिलाकर के जो आम उपभोक्ता उसको मिलेगा, लेकिन ये उसके लिए आवश्यक है कोई बहुत बड़ा सप्लाई डिसरप्शन नहीं होना चाहिए। और अभी जो दिख रहा है वो कहीं डिसरप्शन हुआ नहीं है। जो मिडिल ईस्ट का तेल भी पूरा फ्लो कर रहा है, कुछ जगह थोड़ा उन्होंने प्रोडक्शन को रोका है, लेकिन वो बहुत लंबा टिकने वाला नहीं है क्योंकि उनको भी उस पैसे की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कोई अभी चिंता का विषय मुझे कोई खास नजर नहीं आता। मार्केट में क्या होता है, जरा सा भी कुछ हेडलाइन आती है कंप्यूटर स्क्रीन पर, उस पर तुरंत मार्केट रिएक्ट कर देती है, लेकिन 4 घंटे बाद उसको फिर करेक्शन भी लेके आती है। तो ये कीमत जो थोड़ी ऊपर आपको दिख रही है इसमें भी करेक्शन हो सकता है, लेकिन अगर एवरेज $80 के आसपास मान के चलता हूँ, 70 नीचे जा सकता है। 70 से नीचे जाएगा तो ओपेक बहुत हल्ला मचाएगा, तो शायद वो इतना आसान ना हो। लेकिन अर्थशास्त्र जो है उसको उसके खिलाफ नहीं जाता। अर्थशास्त्र तो कहता है भाई ज्यादातर उत्पादन तो $60 पे होता है, तो इससे बाकी तो सारा मार्जिन है। तो ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तेल राजनीति की तरीके से है, ऊपर नीचे इसी हिसाब से जाता है, लेकिन अभी आज की तारीख में मैं जब आने वाले 3-4 महीने देख रहा हूँ, जाड़े के महीने खास तौर से, तो $80 का एवरेज मुझको नजर आता है। तो $80 के एवरेज से यहाँ पर कच्चे तेल में कारोबार रह सकता है। एज ऑफ नाउ तो ऑफ कोर्स $5-6 नीचे ही चल रहा है उन लेवल से, लेकिन $5 नीचे $10 ऊपर की रेंज हम यहाँ पर बनता हुआ देख सकते हैं। नरेंद्र जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो सारे जियोपॉलिटिक्स एंड डिमांड सप्लाई हमें समझाने के लिए भी। लेकिन आगे बढ़ेंगे और भारत के लिए एक बड़ी खबर चावल की तरफ से उभर के आ रही है, जहाँ पर जो मीटिंग हुई है फूड सेक्रेटरी के साथ, उन्होंने काफी क्लियरली कहा है कि चावल के दाम रिटेल सेक्टर के लिए यहाँ पर घटाने की जरूरत है। उन्होंने राइस इंडस्ट्री एसोसिएशन को ऐसा लिखकर एक नोटिफिकेशन में भी कहा है। विजय जी, कैसे देखते हैं आप इस नोटिफिकेशन को, क्योंकि जहां तक प्राइस से जहां तक स्टैक है, तो चाहे वो प्रोडक्शन है ज्यादा माना जा रहा है, सरकार के पास बफर स्टॉक भी है, यहाँ पर एक्सपोर्ट्स, यहाँ पर काफी सारे कर्ब्स यहाँ पर हमने लगे हुए देखे हैं, उसके बावजूद भी जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, उनको कोई बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आया। नहीं, गवर्नमेंट का कल बिल्कुल क्लियर कहना था कि हमारे पास कोई चावल की कमी नहीं है जी। सिर्फ जो हमारा चेन बना हुआ है उसके अंदर कॉस्ट जरूरत से ज्यादा बढ़ रही है, और सरकार जैसे प्रतिबंध है कि मैंने रेट को कम करना है कि कंज्यूमर को फायदा पहुंचाना ही पहुंचाना है, तो उन्होंने अपनी एफसीआई की पॉलिसी में एक चेंज किया है कि नेक्स्ट वीक वो 7.5 लाख टन चावल इंडियन मार्केट में डंप करना चाहते हैं, मार्केट में देना चाहते हैं। और उसमें वो सबसे ज्यादा जो खास बात है कि छोटा दुकानदार भी जो 1 टन चावल लेना चाहता है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करे। तो गवर्नमेंट की ये जो सोच है कि रिटेलर तक चावल पहुंचने में रास्ते में जो खर्चे बढ़ रहे हैं उसको कम करने का उनका पूरा ध्यान है। दूसरा, गवर्नमेंट ने मार्केट की भी स्टडी की है, बड़ा उन्होंने इस चीज को बारीकी से समझा है कि मार्केट के अंदर परमल चावल, एक ही चावल 40 रुपए में बिक रहा है, वही चावल 60 में बिक रहा है। और उन्होंने इंडस्ट्री को ये बोला कि कुछ जगह पे आप भी गलती पे हो कि आप एमआरपी ज्यादा लिख देते हो, तो जिससे रिटेलर को उसमें से कुछ रेट बढ़ाने का मौका मिल जाता है, जी मैं तो एमआरपी से कम पे बेच रहा हूँ। तो ये भी बोला गया कि अपना एमआरपी को भी ठीक करिए। तो गवर्नमेंट का जो ये बात है कि भी नॉन बासमती सेक्टर में खास करके आम आदमी के खाने के चावल की बात उन्होंने करी, तो जो राइस नॉन बासमती एक्सपोर्टर्स की बहुत बड़ा हिंदुस्तान में एक ग्रुप है, और वो भी गवर्नमेंट को बार बार कह रहा है कि जो आपने 20% एक्सपोर्ट टैक्स लगाया हुआ है उसकी शेप चेंज कर दो, इसको फिक्स अमाउंट में ले आओ, चाहे आप $80 करो, 90 करो, 70 करो, और इसको फ्लेक्सिबल कर लो एज पर आउटफ्लो। अगर आउटफ्लो ज्यादा है उसको ज्यादा कर दो, आउटफ्लो कम है उसको कम कर दो, ताकि एक सभी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाए। तो मेरा मानना है कि सरकार के जो ये कदम है कि मार्केट के सेंटीमेंट जो हैं वो गलत है, उनको ठीक करने के
कि अभी उनका ये मानना है कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में पैडी की प्रोक्योरमेंट इलेक्शन के बीच में नहीं हो पाई, तो अब वो प्रोक्योरमेंट भी हो जाएगी। चावल की कोई कमी नहीं है। दूसरा, उन्होंने डायरेक्शंस दी हैं कि जो उनके जनरल मैनेजर प्रोक्योरमेंट है कि वो अपने पैन इंडिया कहीं भी कोई राइस के सैंपल देखना चाहते हैं, एफसीआई के बायर उसका अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से इंडस्ट्री से, ट्रेड से और सभी से एक सहयोग लेना चाहती है कि जब हम सारी दुनिया में चावल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सारी दुनिया को चावल खाने को दे सकते हैं, क्या अपने देश के लोगों को हम रीजनेबल प्राइस सकते हैं। एब्सोल्युटली। चावल विजय जी, नहीं एक और चीज, अगर आप 2023 पर मुड़ के देखें तो चावल की भाव की परफॉर्मेंस अब तक यहाँ पर कैसी रही है? और जो आपने कहा 7.5 लाख टन अगर बाजार में चावल आता है एफसीआई के जरिए, तो सेंटिमेंट के थ्रू ही सही, क्योंकि एक साथ तो नहीं आएगा, लेकिन बाजार को मालूम है उतना चावल बाजार में आएगा, तो कितना प्राइस ओवरऑल कम होता हुआ देखते हैं आप? देखिए, दो तरह से करेक्शन होएगी कि अगर तो चावल 30 केजी की पैकिंग में बिकेगा तो उसमें कॉस्ट कम आती है, और अगर कोई इसकी 1 केजी, 5 केजी, 10 केजी पैकिंग करेगा अप टू 25, तो उसमें पैकिंग खर्चे के साथ साथ जीएसटी का भी एक सेगमेंट आ जाएगा कि टैक्स की वजह से भी कीमत बढ़ेगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने रिटेलर को कि जो खुला बेचता है कि वो भी 1 टन चावल खरीदे और खुला बेचे। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर गवर्नमेंट 29 रुपए में चावल इतनी क्वांटिटी मार्केट में लाएगी, तो इंडियन राइस परचेजर जो है, जितनी भी इंडस्ट्री है, वो 29 रुपए 5 पैसे में, 29 रुपए 10 पैसे में ये चावल खरीदने का यत्न करेगा और उसे मार्केट में अवश्य फर्क पड़ेगा। मार्केट में प्राइसेस कंट्रोल करने में मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को काफी सपोर्ट मिलेगी। विजय जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली एक अच्छा खासा प्रेशर यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ, एक बड़ी क्वांटिटी एफसीआई ओपन मार्केट में यहाँ पर बेच सकता है, और क्लियर वार्निंग है यहाँ पर सरकार की तरफ से ट्रेड्स को कि क्योंकि यहाँ पर चावल को लेकर कोई चिंताएं नहीं है, तो भाव जिन लेवल्स पे हैं उन पे नहीं होने चाहिए। चलिए, ये तो बात हुई चावल की, लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक की बात करेंगे। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर और एग्री कमोडिटीज की करेंगे, जहाँ पर अच्छी खासी मुनाफा वसूली के साथ कारोबार है। कैसे करें ट्रेड्स, बताएंगे आपको। और जीरे की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिली है। कल लोअर सर्किट यानी कि 6% की गिरावट के बाद आज भी दबाव ही बना हुआ है। काफी हद तक मार्केट पार्टिसिपेंट्स मानते हैं कि आगे और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। दिनेश जी, जो स्तर हम अब बाजार से सुन रहे हैं वो 35,000, 32,000 तक भी सुने जा रहे हैं। चार्ट्स पे अब क्या दिखता है? मंदी में मंदी नजर आती है और तेजी में तेजी नजर आती है। तो अगर ये 40,000 से नीचे ट्रेड कर रहा है तो उसमें निश्चित तौर से 32,000 ही दिखता है। पर मुझे लगता है आने वाले समय में सब कुछ फैक्टर्ड इन है, स्विंग इसमें फैक्टर्ड इन है, और अनुकूल मौसम इसमें फैक्टर्ड इन है, एक्सपोर्ट डिमांड नहीं आ रही, वो भी फैक्टर्ड इन है। पर 35,000 से 40,000। एनसीडीएक्स ने जो ये जीरा मिनी स्टार्ट किया है, आपको लगता है ये सपोर्टिव होगा? क्योंकि काफी लोग कंप्लेन कर रहे थे कि जिस तरह के मार्जिन्स हैं, आम आदमी के लिए कारोबार या हेज करना मुश्किल है। बहुत ज्यादा कोई मुझे उम्मीद नजर नहीं आती इससे। अगर वॉल्यूम होना है तो 3 टन वाले सौदे में ही अच्छा वॉल्यूम होना है। 1 टन में इन्होंने पहले भी ग्वार की सीड लाया था और बहुत कुछ इन्होंने चेंजेस करने की कोशिश की, बट वो सफल नहीं हो पाए। जो स्टैंडर्ड मेथोडाइजेशन है, जो मार्केट फॉलो करता है या स्पॉट मार्केट फॉलो करता है, वही इसमें ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। मुझे लगता है 3 टन का सौदा ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। राइट। हमारे साथ राजगौर स्पाइसेस के ओनर धनंजय राजगौर भी हैं। धनंजय, नमस्कार। हमने 64,000 के स्तर भी देखे हैं, बात अब 32,000 की भी है, यानी कि ये साल इतना भारी उठापटक वाला रहा है। एक तो इसे कैसे देखते हैं, आपको क्या लगता है भाव कहाँ जा सकते हैं, और आने वाला साल कैसा दिखता है? नमस्कार मनीषा जी। जीरे में देखने जाए तो जो ऊंचे स्तर पर जो अपना रिकॉर्ड हुआ था वो अभी वो तो भूल ही जाओ, और घटने का चांस अभी भी मुझे लग रहा है कि 34,000 का लेवल एक बार टच करेगा, क्योंकि जैसे जैसे आगे अपन देख रहे हैं कि शोइंग के रिपोर्ट आ रहे हैं, वो हिसाब से थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि आगे जाके मार्केट और डाउन हो जाएगा। धनंजय जी, काफी लोगों ने जीरा पकड़ के रखा होगा, क्योंकि जिस तरह के प्राइस मूव्स थे और जो इतनी सडन करेक्शन यहाँ पर पिछले 1-2 महीने में आती हुई नजर आई है, तो अब कारोबारी क्या कर रहे हैं? जिसने अगर पकड़ के रखे तो उसे मैं एक ही सलाह देना चाहता हूं कि जीरा कमोडिटी का हॉट आइटम था, उसे अभी स्वीकारना पड़ेगा कि ये अभी हॉट नहीं है। जीरे में है दम, ये बात 100% है सच, लेकिन अभी इसको अब स्वीकार करना पड़ेगा कि इसमें अभी ये नहीं रहा है और बाजार और घटेगा। जो 35-32 की बातें हो रही हैं, आप कहाँ देखते हैं सपोर्ट?
32,000 के नीचे फिलहाल जीरा नहीं जाएगा, क्योंकि जब तक जीरा मंडियों में नहीं आता तब तक उसका मालिक किसान है। हम देखें तो 2021-22 में जीरा 145 से जो शुरू हुआ है 21-22 में, फिर 22-23 में वो 300 से करके 600 की लेवल उसने क्रॉस की, तो किसानों के पास पेट भर के पैसा कमाया उन्होंने। तो अगर 30,000 के नीचे जीरा जाएगा तो किसान बिल्कुल नहीं बेचेगा, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब तक मंडियों में माल नहीं आता तब तक उसका किसान ही उसका सेट है। अपने हाई से करीब 48% की गिरावट हम जीरे में आता हुआ देख चुके हैं और पिछला 3 महीना अगर देखें तो ये सबसे ज़्यादा मुनाफा वसूली इसी समय में आती हुई नजर आई भी है। धनंजय जी, जैसे आपने कहा अब जीरे में बहुत दम नहीं है, हॉट कमोडिटी भी ये अब नहीं है, तो हॉट कमोडिटी अब क्या है आपके लिहाज से? धनिया और हल्दी लग रही मैम। दिनेश जी, चार्ट्स पे कैसी लगती है धनिया और हल्दी? धनिया तो मुझे बहुत ही बेहतरीन लगता है, मतलब फंडामेंटल काफी इसके स्ट्रॉन्ग है। अगर जीरे की सोइंग इतनी ज्यादा बढ़कर है तो दैट इज ऑन बिहाफ ऑफ धनिया ओनली। अगर गुजरात में 40 से 50% सोइंग कम है, राजस्थान में 25-30% सोइंग कम है, तो कहीं ना कहीं ये 74 का जो लेवल है धनिया का, ये बिल्कुल अच्छा सकारात्मक लेवल रह सकता है और 30 से 35% आने वाले समय में निश्चित तौर से यहाँ से प्राइस को बढ़ोतरी दे सकता है। ऑलराइट, दिनेश जी, ऑल्सो अगर हम साथ में गुआर के भाव देखें तो यहाँ पर भी मुनाफा वसूली है। मतलब मसालों में तो एटलीस्ट यहाँ पर तेजी देखने को मिली। जीरा, जैसे धनंजय जी हमें कई बार कहते रहे, हीरा है और कई सीरियसली लोगों को कमा के भी इसने दिया। उसके बाद ऑफकोर्स अच्छी खासी मुनाफा वसूली, लोग पैसा घर लेके गए होंगे। लेकिन गुआर में हम सिर्फ बातें ही सुनते रह गए, फंडामेंटल्स ही देखते रह गए, वो प्राइस में कन्वर्ट हुआ ही नहीं। कोई कड़ी ऐसी चूक रही है इसमें जो हम पकड़ नहीं पा रहे, शायद फंडामेंटल दिस कुड बी द वन थिंग। फसल बहुत ज्यादा नहीं है, ये सर्वे जो है ग्रुप ने हमारे काफी अच्छे से कर रखा है, बट हो सकता है कि अराइवल्स का प्रेशर इतना ज्यादा है कि किसान का इससे मोह भंग हो चुका है और वो उसको बेच के निकलना चाहता है। ये अराइवल का प्रेशर अभी मार्केट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा और मुझे लगता है यही मुख्य रीजन है जो कंटिन्यूस उसमें बिकवाली देखने मिल रही है। अब ये 54.5 और 55 के लेवल के नीचे निरंतर ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बेरिशनेस इसमें बिल्कुल निश्चित तौर से आई है। हो सकता है आने वाले समय में 5250 का लेवल ये देख सके। 5620 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो उसके बाद ही इसमें नई तेजी देखने को मिल सकती है। हाल फिलहाल ऐसा लगता है कि 5550 और 5250 की रेंज में ये खेलता रहना चाहिए। फाइनली धनंजय, आपसे काफी लोग और जो हल्दी के उत्पादक हैं, हल्दी के ट्रेडर्स हैं, वो भी हमें ये कहते हुए दिख रहे हैं कि आप हल्दी अगले साल 2024 का सोना बन के निकल सकता है। 16,000, 18, 20 तक के लेवल्स हमने यहाँ पर लोगों से सुनते हुए देखे हैं, लेकिन ट्रेड क्या कहता है, आपका क्या मानना है? हल्दी में स्लोली वो जीरे की जैसे हल्दी भी बढ़ना लगेगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि जैसे जैसे जीरे ने कैसा इस साल रिकॉर्ड तोड़े थे, वैसे हल्दी में मुझे 100 रुपए की तेजी पक्की लग रही है इस भाव से। ओके, तो यानी कि मसाले यहाँ पर इस साल में फिर से तेजी में रह सकते हैं। धनिया और हल्दी हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स को लगता है कि बढ़त दिखा सकती है, स्पेशली हल्दी जहाँ पर माना जा रहा है कि बढ़त देखने को मिलेगी। बुआई का इलाका यहाँ पर एक थोड़ा सा सवाल बन के भी है। एक फाइनल सवाल आपसे भी दिनेश जी, और आपने काफ़ी समय कैस्टर और कॉटन सीड ऑयल केक को यहाँ पर काफ़ी तवज्जो दी है, अब यहाँ से क्या स्तर? कॉटन सीड ऑयल केक तो निचले लेवल तोड़ रहा है। 2710-20 का जो एक लेवल था जो बेस बनाकर चल रहा था, कॉटन भी ऊपर चल नहीं रहा है, कॉटन सीड ऑयल केक भी नहीं चल रहा है। 2638, 2640 जनवरी कॉन्ट्रैक्ट एक यहाँ से 60 से 70 रुपए का और मंदा मुझे नजर आता है। शायद वहां से पुल बैक रैली जाए, लेकिन ओवरऑल सेक्टर जो है ये कंप्लीट दबाव में दिख रहा है अभी हाल फिलहाल। रही बात कैस्टर की, तो 5700 और 5900 यही रेंज हाल फिलहाल नजर आती है। बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी। तो ईयर एंड तक कोई बहुत टॉप ट्रेड पिक करना हो तो क्या होगा फिर दिनेश जी आपके हिसाब से, एग्रो या नॉन एग्रो स्पेस में? आने वाले 10-12 दिन कम वॉल्यूम्स के रहेंगे, बहुत ज्यादा क्यूज भी नहीं आएंगे, अंतरराष्ट्रीय बाजार तो ऑलरेडी बंद होने शुरू हो जाएंगे इसी हफ्ते से। बेस मेटल्स में 2 काउंटर ऐसे हैं जो अच्छे से उभर के आ रहे हैं। एक है जिंक और एल्यूमिनियम, काफी समय के बाद में ये 224 और 204 के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। मुझे लगता है इन पर बेट करना थोड़ा ज्यादा मुनासिब रहेगा। मोमेंटम इनमें स्ट्रॉन्ग आया है और आने वाले समय में 3 से 4% का मुनाफा बहुत जल्दी ये दे सकता है। एग्री स्पेस में धनिया पर ही मैं अपना दाव लगाना चाहूंगा। 7300-7400 का जनवरी कॉन्ट्रैक्ट धनिया लेकर चलना चाहिए। आने वाले समय में 8082 लेवल देखने मिल सकता है और 7150 का स्टॉप लॉस करना चाहिए। ऑलराइट, तो क्लियरली धनिया यहाँ पर एक टॉपिक फिलहाल मसालों की तरफ से आता हुआ, हल्दी उसे फॉलो कर सकता है और खरीदारी अगर करके चलना है तो यहाँ पर मेटल्स पे ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर कुछ सपोर्ट्स हमने बनते हुए देखे हैं, चाहे वो डॉलर इंडेक्स है, सप्लाई डिस्ट्रप्शंस है, चीन की तरफ से मांग नवंबर में अच्छी आई है, वो आंकड़े यहाँ पर ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड हैं, तो उन सभी का फायदा यहाँ पर मेटल्स उठाते हुए। धनंजय, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। दिनेश जी एज ऑलवेज सभी स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए, लेकिन इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।